हाँ भाई सुमित, मैंने बोला ना, ये नई म्यूचुअल फंड स्कीम धांसू है। एसआईपी डाल और भूल जा, 5 साल बाद तगड़ा रिटर्न मिलेगा। अरे रिटर्न की बात छोड़, पहले रिस्क देख, कहीं पैसे डूब गए तो। अरे रिस्क तो हर जगह ही यार, पर रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, तो पहले तू इन्वेस्ट कर, बाद में मैं करता हूँ। हाँ यार, मैं तो आज ही मैं इस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। और शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे लगाए हैं मैंने। अरे यार, पर शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है, उतार चढ़ाव लगे रहते उसमें। अरे भाई, उतार चढ़ाव से ही तो खेल बनता है। और मैं तो फिर ब्लू चिप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रवि और सुमित अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्रियंका ने किचन से रवि को आवाज लगाई। रवि जरा इधर तो आइए, देखिए ना ये कुकर फिर से लीक कर रहा है। ढक्कन पकड़ते पकड़ते हाथ जल जाएगा मेरा। रवि फोन को म्यूट करता है और सोफा पर बैठे बैठे ही प्रियंका को आवाज लगाकर कहता है, अरे प्रियंका, इन सब छोटी मोटी बातों के लिए मेरा दिमाग मत खराब किया करो। होता है कुकर, ऐसे ही कभी कभी लीक हो जाता है और कभी कभी ठीक हो जाता है। अपने हिसाब से कुछ जुगाड़ लगाकर मैनेज कर लो। मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऐसे बहुत काम पड़े हैं। इतना कहकर रवि वापस सुमित के साथ बातों में लग जाता है। हाँ सुमित, बोल। भाई तेरी इन्वेस्टमेंट वाली बातें सुनकर लगता है तू बहुत आगे जाएगा। तू बहुत बिजी रहता होगा, घर पर ध्यान कैसे देता है? घर पर क्या ध्यान देना, घर तो संभल ही जाता है। मैं घर पर मंथली एक अमाउंट दे देता हूँ और उसके बाद घर को चलाना प्रियंका की जिम्मेदारी है। मेरा फोकस बस अपने काम पर और पैसों को डबल करने में लगा रहता है। प्रियंका जो रवि की बातें सुन रही थी मन ही मन बड़बड़ाती है। हाँ, आपने इस घर पर कभी ध्यान दिया होता तो समझ पाते कि इस घर के खाने पीने के अलावा भी काफी सारी जरूरतें हैं। कभी अपनी मम्मी के पास बैठकर दो बातें करते तो देख पाते उनकी फटी साड़ियों के छेद को, पर नहीं, आपको इन सब के लिए फुर्सत कहाँ है। प्रियंका, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, लाती हूँ टिफिन। तब तक मम्मी जी के पास बैठ जाइए, उनको आपसे कुछ कहना था। अरे प्रियंका, तुम दिन भर घर पर रहोगी ना, सुन लेना मम्मी की बात, क्या कहना है उन्हें। अभी मुझे जल्दी से टिफिन दो, लेट हो रहा है। अब प्रियंका बेचारी, उससे कुछ कहते नहीं बनता। वैसे भी रवि से बहस करना बेकार ही था। उसके सर पर एक ही धुन सवार थी, पैसे कमाने की, प्रॉपर्टीज खरीदने की, इन्वेस्टमेंट की। पर घर की जरूरतों से वो कोसों दूर था और कोई कुछ कहता तो भी नजरअंदाज कर देता था। आज भी प्रियंका ने कोशिश की, पर हमेशा की तरह उसकी कोशिश बेकार थी। प्रियंका ने उसे टिफिन ला कर दिया और वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी मुस्कान ने अपना स्कूल बैग पैक करते हुए कहा, मम्मी मम्मी, मेरी मैथ्स की बुक नहीं है। आज सर ने लाने को कहा था, वरना पनिशमेंट देंगे। अरे बेटा, अपनी किसी सहेली से लेकर काम चला लो ना। अभी मैं मैथ्स बुक नहीं ला सकती तुम्हारी। मम्मी, मैं ऐसे मांग कर बुक्स कब तक पढ़ाई करूंगी? मम्मी, मेरा पेन खराब हो गया है, इंकी नहीं निकल रही, नया लेना पड़ेगा। और मुझे कुछ चार्ट पेपर्स वगैरह भी लेना है, 100 रुपए दे दो, हो जाएगा। अरे बेटा, अभी महीने का बजट बड़ा टाइट है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों का काम कर सकूं। शाम को पापा आएंगे ना, तब बात करूंगी। पापा से बात करेंगे? पापा तो बस फोन में लगे रहते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। कहने को बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ फीस देने से क्या होता है, स्कूल के बाकी भी तो खर्चे है। मम्मी देखो, मेरी शर्ट फटने को है, पर आपको जब भी कहता हूँ नई शर्ट दिला दो, आप कहती हो पापा से बात करूंगी। अब पापा आके सुनते ही नहीं। बेटा, अपने पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो थोड़े बिजी रहते हैं ना, बस इसलिए। मैं बात करती हूँ ना शाम को। सच कह रहे हैं बच्चे। रवि को घर की छोटी मोटी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। अपने बाप पर गया है, बस कमाने और जमा करने में लगा रहेगा, घर की हालत चाहे जैसी हो। अरे भाग्यवान रवि की गलती तुम मेरे ऊपर क्यों डाले जा रही हो? जब मैं काम करता था, पैसे कमाता था, तब क्या तुमने कभी भी फटी साड़ी पहनी थी? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। आप भी पैसे कमाने में बिजी थे, सुबह से देर रात तक ऑफिस में रहते थे। पर हाँ, आपने कभी मुझे खाने और पहनने की कमी नहीं होने दी। पता नहीं ये रवि किस पर गया है। अब क्या कर सकते, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। आओ बच्चों, मैं तुम दोनों को स्कूल बस तक छोड़ आता हूँ। नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, हम खुद से चले जाएंगे। कल जब आप हमें छोड़ने गए थे तो आप गिरते गिरते बचे थे ना।
हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि आजकल ना इस चश्मे से भी सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाँ पापा जी, फिर आप रहने दीजिए, घर पर आराम कीजिए। रोनी, मुस्कान, तुम दोनों जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो और स्कूल के लिए निकलो, बस आती होगी। हाँ मम्मी, बस नाश्ता हो गया है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर मुस्कान और रोनी ने अपना स्कूल बैग लिया और स्कूल के लिए निकल गए। शाम को रवि घर आया। आज रवि बड़ा ही खुश था। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, पापा मम्मी, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सबके लिए। सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। क्या हुआ? कहीं फिर कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट किया या कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई लॉटरी लग गई? हाँ बेटा, तेरे लिए तो यही सब खुशखबरी है ना। अरे नहीं नहीं, उससे भी बड़ी बात है। आज मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी दिखाई, क्या बताऊं, एकदम सपना जैसा घर है, बड़ा सा खुला खुला और लोकेशन टॉप क्लास। वैसे तो मैंने 4 फ्लैट पहले ही खरीद रखे हैं, पर उसे रेंट पर लगाया है, इसमें हम लोग खुद रहेंगे। अरे पर बेटा, घर तो ये है हमारे पास, फिर दूसरे घर की क्या जरूरत है? मम्मी, ये घर बहुत छोटा है, मुझे तो इसमें अपने किसी क्लाइंट को बुलाने में भी शर्म आती है। वो घर हमारे लायक है। तो फिर कब खरीदने की सोच रहा है? सोच के आ रहा हूँ, बस फाइनल करने ही वाला हूँ। और ये जो घर है ना, वो आज जिस रेट पे मिल रहा है, कुछ दिनों बाद इसकी रेट डबल ट्रिपल हो जाएगी। मतलब ये डील तो सोने पर सुहागा है। तो घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन जरा मुझे भी डॉक्टर को दिखा दे। आजकल ना इस चश्मे से सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, शायद पावर बढ़ गया होगा। अरे पापा, चश्मा बस थोड़ा गंदा हो गया होगा, साफ कर लीजिए, सब ठीक दिखने लगेगा। मैं आज बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा, ये मौका बार बार नहीं आता। सुनिए जी, बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ किताबें और चीजें चाहिए, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। हाँ हाँ, देख लेंगे सब बात में। अभी मुझे निकलना है, देर हो गई तो कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि उठकर चला गया। प्रियंका उसके पीछे कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके कानों में तो बस नई प्रॉपर्टी का ही शोर था। रवि के जाने के बाद प्रियंका ने शोभा से कहा, देखा मम्मी जी, कितने खुश थे नई प्रॉपर्टी को लेकर। उन्हें इस मकान में रहने में शर्म आती है, इसलिए वो नया मकान ले रहे हैं। पर घर की जो हालत है, उनकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी तरफ तो उनका ध्यान तक नहीं है। हाँ बेटा, ये बात तो है। मुझे दिख रहे ये हालात, पर उससे क्यों नहीं दिखाई देते। पैसों के पीछे अंधा हो गया, और आज तो उसने मुझे डॉक्टर दिखाने से भी मना कर दिया एक तरह से। ये बात तो उसकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। प्रियंका की बात को भी कैसे अनसुना करके चला गया वो। घर के सारे बर्तन खराब हो गए, टूटे फूटे से हैं, कुकर खराब पड़ा है, हॉल का पंखा ठीक से काम नहीं करता। बच्चों के रात के कपड़े तो देखिए, किसी भी तरीके से अच्छे घर के दिखते हैं क्या? सिर्फ घर अच्छा और बड़ा लेने से क्या होता है? हाँ बेटा, ये तो सच है। इतने पैसों का करना क्या है जब घर में ही सब खुश ना हो। जब आप लोग इतना सब समझते हैं तो अपने बेटे से कुछ कहते क्यों नहीं? उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाया बेटा उसे, वो कहाँ हमारी सुनने वाला है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, वो तब से ऐसा ही है। पर मम्मी जी, ऐसा कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरत है, और फिर वो अपने पापा से क्या सीख रहे हैं? और बेटा, हम क्या कर सकते हैं? रवि को समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। हाँ, और कभी मैं उसे समझाने बैठती हूँ ना, तो वो उल्टा मुझे ही समझाकर उठकर चला जाता है। प्रियंका बेटा, तू ही बोल कर देखना, शायद तेरी कुछ। इतना सुनकर प्रियंका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को रवि घर आया, वो बड़ा ही खुश था। उसने आते ही ओमकार से कहा, पापा, आखिर मैंने वो मकान खरीद ही लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम जल्दी ही नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह बेटा वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नए मकान में हर चीज नई नई बनवाना, सारी सुख सुविधा होगी तो सभी बहुत खुश रहेंगे। अरे पापा, नई चीजों की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो है हमारे पास। ये सारा सामान वहां ले चलेंगे तो काम हो जाएगा। खरीदनी वही चीज चाहिए जिसकी वैल्यू हो।
जैसे मैंने ये मकान खरीदा है, अब कुछ दिनों में इसकी कीमत दुगनी हो जानी है। तेरी समझ में बात नहीं आएगी, रहने दे। तभी मुस्कान और रोनी अपने कमरे से रवि के पास आए। उनके चेहरे पर मासूम सी उम्मीद थी। पापा, आज मेरी फ्रेंड नई साइकिल लेकर आई थी, पिंक कलर की, बास्केट पे लगी थी आगे। प्लीज पापा, अब मुझे भी वैसी दिला दो। और पापा ये देखिए, मेरा बैग तो फटने वाला है, जिप भी अटकती है। स्कूल में सबके पास नया बैग है, बस मेरा ही पुराना है। और शर्ट देखो कितनी टाइट हो गई है। अरे अरे रुक जाओ भाई, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता है ना, हम नया बड़ा मकान ले रहे हैं। देखो अभी ऐसे छोटे छोटे खर्चे मत करो, बड़ा सोचो, बड़ा। पर पापा, हमें अभी ये सारी चीजें चाहिए, मकान तो है हमारे पास। अभी जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो चलता रहेगा। मकान बड़ी चीज है, समझो। तुम्हें भी मेरी तरह पैसे के बारे में सोचना चाहिए। फालतू पैसे खर्च करने का क्या मतलब। अब जाओ यहाँ से, होमवर्क करो। प्रियंका जो रसोई से चाय लेकर आ रही थी, उसे ये सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। वो रवि को ताना मारते हुए बोली, हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। नए मकान में रहेंगी तो शायद हवा ही नई बैग और नई साइकिल बना देगी, और हर चीज नए मकान की हवा से ही आ जाएगी। पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियंका, बात को घुमाओ मत। इनडायरेक्टली मुझे ताना दे रही हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूं मैं। सब समझ रही हूँ, बच्चों की जरूरतें बाद में, मकान पहले। कपड़े फटे, बैग टूटे, बर्तन टूटे, पर मकान बड़ा होना चाहिए, बस। प्रियंका, तुम्हारी ना सोच ही एकदम छोटी है, तुम्हें समझाना बेकार है। सामान की पैकिंग करना शुरू करो, हम 1-2 दिन में ही उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि कमरे में चला गया। प्रियंका बस उसे देखती रह गई। अगले दिन सुबह से घर में हलचल थी। हर जगह कार्टन, टेप और बबल रैप बिखरे पड़े थे। प्रियंका बर्तनों की पैकिंग कर रही थी, तभी रवि ड्राइंग रूम में आया। उसे देखकर प्रियंका ने कहा, सुनिए जी, ये टूटा फूटा भगोना भी ले जाना है क्या? और ये चाय के कप, आधे के तो हैंडल टूटे हुए हैं, और ये कुकर भी खराब है। क्या ये सब भी ले जाना जरूरी है नए घर में? अरे क्यों नहीं, ये भी तो बर्तन ही है, काम तो आते हैं। थोड़ा टूट फूट गया है, कहीं कहीं से फट गए, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हम तो एसी में खाते आए हैं भाई। अरे पर नए घर में नए बर्तन अच्छे लगते हैं। नए बर्तन की क्या जरूरत है? मकान नया होगा, बस यही काफी है। बर्तन पुराने हो तो भी खाने का स्वाद तो वही रहेगा ना। बेटा, नए घर में नई चीजें लेनी चाहिए, घर अच्छा लगता है। मम्मी, फालतू खर्चे क्यों करना, पहले मकान का लोन निपटा ले, बाद में देखेंगे। बर्तनों के मुद्दे को यहीं खत्म करते हुए रवि सीधे ओमकार के पास जा बैठा, हाथ में डायरी और पेन लेकर। पापा, मेहमानों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले शर्मा अंकल, फिर वर्मा जी, और हाँ, दीपक भैया और रीमा भाभी को बुलाना ही है। बेटा, तुम्हारी सुनीता आंटी को भी बुला लेना, पुराने घर में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ पापा, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। और हाँ, डेकोरेटर को भी बुलाना है। डेकोरेटर को बुलाने से पहले घर के पंखे तो ठीक करवा लो। प्रियंका, तुम अपने काम पर ध्यान दो। पापा, मैं डेकोरेटर से कह दूंगा गार्डन में लाइट्स लगा दे, हॉल में बलून और फूलों की आर्च, सबको लगे कि ये घर सच में रवि का ड्रीम हाउस है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पूरा टाइम पैकिंग में निकल गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब रवि का परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। आज वहां घर की ओपनिंग थी, इसलिए एक छोटी सी पार्टी भी थी। पार्टी में धीरे धीरे सभी लोग आने लगे। पार्टी में आई सुनीता ने शोभा से कहा, अरे वाह शोभा, इतना बड़ा और सुंदर घर, सच कहूँ तो महल जैसा है। हाँ, ये घर रवि ने अपनी पसंद से बनवाया है। हम भी इस घर को आज पहली बार देख रहे हैं। शोभा, लेकिन ये साड़ी ये फटी हुई है ना, आज घर में पार्टी है, घर की ओपनिंग है, और तू इस फटी साड़ी में। हाँ बहन, क्या है ना, ये साड़ी पुरानी है लेकिन आरामदायक है तो पहन ली। अरे रवि बेटा, इतना पैसा लगाकर नया घर बना लिया, लेकिन माँ को नई साड़ी नहीं दिलवाई। ऐसे घर का क्या फायदा जिसमें माँ बाप को ही ठीक से न रखा जाए। आंटी, मम्मी तो घर पर ही रहती है, कहीं जाना तो है नहीं उनको, तो साड़ी बाद में दिला दूंगा। अभी पहले ये बड़ा मकान बहुत जरूरी था।
बेटा बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि जब माँ बाप खुश ना हो तो घर चाहे महल हो, उसकी चमक फीकी ही रहती है। अब वो आंटी, आप पार्टी एंजॉय करिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। सुनीता की बात सुनकर रवि थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया। उसे भी सुनीता आंटी की बात कहीं न कहीं चुभ गई थी, लेकिन फिर बात को टालते हुए वो बाकी मेहमानों को देखने लगता है। पार्टी में हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन कुछ मेहमानों के मन में सबके पुराने फटे कपड़े देखकर सवाल भी उठ रहे थे। तभी दीपक भैया और रीमा भाभी खाने के टेबल पर गए। रवि भी खाने के टेबल पर ही था। अरे भाई, ये क्या, प्लेट तो डेंट पड़ी हुई है और ये चम्मच हिलाते ही टेढ़ी हो रही है। और ये कब देखो हैंडल टूटा हुआ है। इतना बड़ा नया घर और बर्तन, बस भगवान भरोसे। अरे भाभी, इसमें क्या है, काम तो चल रहा है ना, चाय का टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा कप बदलने से। रवि, बात स्वाद की नहीं है, बात मेहमानों की इज्जत की है। और सिर्फ मेहमानों की नहीं, अपने परिवार की भी। घर बाहर से कितना भी चमकदार हो, अगर अंदर की चीजें टूटी फूटी हो तो लोग समझ जाते मालिक कैसा है। और प्रियंका, तुम भी चुप क्यों हो? इतना कुछ होते हुए भी तुम रवि भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन रवि को लगता है कि घर में ये टूटे बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना तो वही है। ये मेरी एक नहीं सुनते, बस एक ही जुनून सवार है, पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का। देख भाई, बर्तन बदलना तो छोटी बात है, लेकिन माँ बाप, बच्चे और बीवी की जरूरतें पूरी करना ये तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह खर्च करना असली समझदारी है। इतना सुनकर वहां खड़े ओमकार भी बोल पड़े। रवि बेटा, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसमें रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तूने मकान बदल दिया, लेकिन घर की हालत वही की वही है। बेटा, हमें महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा बेटा हमें महसूस कराए कि हम उसके लिए मायने रखते हैं। हाँ, और बच्चों को सिर्फ स्कूल फीस नहीं बल्कि और भी जरूरत की चीजें, आपका वक्त और प्यार चाहिए। रवि के कानों में ये सारी बातें गूंजने लगी। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया हो। सबकी बातें सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है। शायद अब सब सही कह रहा है। मैंने घर तो बड़ा कर लिया, लेकिन उसमें खुशी का सामान रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो भी ठीक है, कल सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए नया चश्मा और बच्चों की सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी। और प्रियंका, तुम घर के सारे बर्तन चेंज कर दो। ये रखो मेरा कार्ड, सारे पेमेंट कार्ड से ही कर देना। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल ही ये सब कर लूंगी। हाँ, अब से ये कार्ड तुम्हारे पास ही रहेगा। जो भी जरूरत हो तुम मुझे बता देना और इसमें से खर्च कर लेना। घर में सबको खुश रखना, लेकिन याद रहे फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। पैसे तो अब भी मैं जोड़ूंगा, पर घर की जरूरतें पूरी करके। ये हुई ना बात। अब मुझे तुम्हारा ये घर वाकई बहुत सुंदर लग रहा है दोस्त। दीपक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। अब रवि का घर धीरे धीरे सुधरने लगा था। प्रियंका के ससुराल में अब ना फटे कपड़े थे और ना ही टूटे बर्तन। सरोज अपनी बेटी आरोही के ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहने आती है। उसके ससुराल में सास बरखा, ससुर देवराज, पति चिराग, 4 साल का छोटा बेटा नक्श, जेठानी स्वरा और जेठ प्रतीक होते हैं। अब देखते हैं जब बहू की माँ उसके ससुराल में पधारती है तो क्या क्या होता है। समधन जी समधी जी, आप दोनों को मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे सरोज जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? बहू ने हमें बताया कि कैसे वहां आपके मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं। आप अकेली रहती हैं और आपकी सलामती और सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है जी। हाँ समदन जी, आप इस घर को अपना ही घर मानिए। और वैसे भी ये सारी समाज की बेतुकी बातें हैं ना
कि एक माँ अपनी लड़की के ससुराल में नहीं जा सकती, उसे शोभा नहीं देता, ये वो। आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। आपका इस घर में स्वागत है आंटी जी। लेकिन तुम थोड़ी ना इस घर की मालकिन हो स्वरा। तो तुम क्यों इतनी महान बनकर मेरा स्वागत कर रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली इस घर की हर छोटी सी छोटी बात, छोटे से छोटे फैसले सब स्वरा भाभी ही करती है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? बढ़िया है। अब सरोज घर में रहने लगती है और रहते हुए वो देखती है कि स्वरा बहू, आज तुम ही सोच लो क्या बनेगा खाने में, ठीक है? और स्वरा बहू, जरा इन 3 रंगों में से कोई एक चूज करके बताओगे कि कौन सा हमारे घर की दीवारों पर सूट करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने में घर का रेनोवेशन करवा लेते हैं। जी, ये पीला रंग काफी सुंदर लग रहा है और हमारे घर में जचेगा भी। स्वरा भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। और हाँ, मेरी नजर भी उतार दो। आप जब जब मेरी नजर उतारती हो ना दिन अच्छा जाता है। ठीक है ठीक है। स्वरा चाची, मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। मम्मा अच्छा नहीं बनाती, आप टेस्टी बनाती हो। स्वरा, मेरा टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। पूरा घर घूम फिर कर बस स्वरा को ही महत्व देता है और दिन रात सभी बस स्वरा के ही गुणगान गाते रहते। इस सब को देख सरोज को बहुत जलन महसूस होती है और वो गुस्से से अपनी बेटी आरोही को अकेले में कहती है, अरे तेरे ऊपर का माला खाली हो गया है लगता है। ऊपर का माला? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? इस घर में कोई ऊपर का माला ही नहीं है और मैं तो नीचे के कमरे में रहती हूँ ना। अरे गधेड़ी, मेरे कहने का मतलब तेरे दिमाग से है। दिमाग, खोपड़ी। ओह अच्छा अच्छा। आरोही, तू इतने सालों की शादी में सो रही थी क्या? वहां तेरी जेठानी ने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया और तू है कि यहाँ वो सर्कस के जोकरों की तरह खी खी खो खो करती रहती है। तुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ तक कि तेरा पति भी भाभी के नाम की माला जपता है और तेरा बेटा वो भी सिर्फ चाची चाची करता रहता है। दिन के 8 पहर सारे फैसले, सारा महत्व सिर्फ और सिर्फ स्वरा को ही मिलता है। तो अब मैं क्या करूं फिर? अरे सोती रहे बस। अरे घन चक्कर, तेरी आंखें कब खुलेगी? जब ये सारे लोग तुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे तब? तुझे अपने बच्चे के, अपने पति चिराग के भविष्य के बारे में कुछ पड़ी भी है कि नहीं? ऐसे सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहेगी तो तेरे और तेरे बच्चे के हाथ से कब रेत की तरह प्रॉपर्टी चली जाएगी तुझे खबर भी नहीं पड़ेगी। अपने ससुराल वालों को अपनी ओर कर, अपने पति को अपनी मुट्ठी में रख, वरना बहुत देर हो जाएगी आरोही। हाँ, लेकिन आप बस मुझे डांटती रहोगे या फिर इस सब का कोई सोल्यूशन भी दोगी? कैसे करूंगी मैं अपने ससुराल वालों को अपनी ओर? कैसे मैं चिराग को अपनी फैमिली की माला जपने से रोकूं? हाउ मम्मी हाउ? अरे तू चिंता मत कर उस सब की। अब तेरी माँ आई है ना तेरे ससुराल में, अब देखना तुझे सब सिखाऊंगी। और अब तो इस खुराना खानदान की बड़ी बहू स्वरा की छुट्टी मैं करा कर ही दम लूंगी। अब सरोज आरोही को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और रोज उसे नई नई चालें चलना सिखाती है। आरोही भी आंखें बंद कर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती रहती है। मुझे नहीं पता चिराग, बहुत हुआ तुम्हारा। हर महीने अपनी 70% सैलरी तुम सासू माँ को और ससुर जी को दे देते हो। अरे नक्श के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है कि नहीं? बस 2 वक्त की रोटी खिलाने से, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाने से और घर खर्च देने से सब कुछ नहीं हो जाता। जेठ जी भी तो देते हैं ना पैसे और ससुर जी की भी पेंशन आती है। Why to worry then? अरे पर आरोही, बस अब पर बर गया चने की खेत में। मैंने कह दिया सो कह दिया।
तुम्हें हमारे बच्चे नक्श की सौगंध, तुम अब से घर में अपनी सैलरी का सिर्फ 30% दोगे और बाकी की सैलरी हम तीनों की होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, अब तुम अपने फैसले से टस से मस होने वाली हो नहीं। फिर अगले दिन आरोही और सरोज स्वरा ने बनाई हुई चाय में नमक मिला देती हैं और सभी उस चाय को पीकर खराब मुंह बनाते हैं। हाय हाय हाय, ये चाय है या कोई बेस्वाद काढ़ा? स्वरा, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे हाथ से हो रहा हर काम बिगड़ रहा है। कभी मेरे शर्ट की खराब इस्त्री करती हो, कभी पापा की दवाइयां देना भूल जाती हो, माँ का मंदिर में चढ़ाने वाला भोग भी नहीं बनाती सही से। कल मीठे की जगह मिर्च डाल दी और अब चाय में नमक। स्वरा, तुझे अपनी हरकतें सुधारनी होगी। पिछले कुछ दिनों से आरोही बहू कितना अच्छा काम कर रही है और तू है कि गलतियों पे गलतियां किए जा रही है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैं तो सब सही सही करती हूँ, लेकिन फिर बाद में क्या कैसे कब बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता। इसका मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि ये सब तुम नहीं कोई और कर रहा है, हैं? भाभी वाह, क्या बहाना है। सही है। स्वरा जो भी करती, सरोज और आरोही उस काम को बिगाड़ देती। रसोई का खाना हो, आंगन के कपड़े हो या घर की सफाई, कभी खाने में कुछ मिलाकर, कभी कोई शोपीस तोड़कर या कोई और चाल चलकर। सरोज और आरोही इस तरह स्वरा को परिवार वालों की नजरों में बुरा बनाने लगते हैं। एक दिन आरोही अपनी सास की नजरों में अच्छा बनने के लिए बरखा के पास तेल की कटोरी लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तू मेरे पास आई? उफ़ सासू माँ, माना कि मैं थोड़ी सी ढीली हूँ कामकाज में, लेकिन फिर भी मुझे इस घर में मौजूद हर एक सदस्य की चिंता रहती है और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं इतना दिखावा नहीं करती जैसे जेठानी जी करते हैं। अच्छा चलिए वो सब, लाइए मैं आपके घुटनों की मालिश कर दूँ। वाह वाह वाह, चलो अच्छा है। अब स्वरा की बुद्धि तो घास चलने जा रही है दिन ब दिन। अब जब तू सुधरने लगी है तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आरोही बहू। आरोही अब बरखा और बाकी घर वालों की नजरों में बहुत अच्छी बनने लगती है। महीने के अंत में जब प्रतीक और चिराग दोनों की तनख्वाह आ जाती है, तभी घर में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है? माना कि स्वरा और मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आगे चल के तो होगा ही ना। और तू 30% सैलरी देगा तो कैसे चलेगा? इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, तू भी है। प्रतीक भाई, आप अपनी ये ऊंची आवाज मुझ पर मत चलाइए। घर का छोटा बेटा हूं, इसलिए सब मुझे कुछ भी बोलते हैं और मेरी बीवी और बेटे को इज्जत नहीं देते। घर चलाना, गृहस्थी चलाना कोई कैरम या लूडो खेलने का काम नहीं है। आप कैसे समझेंगे? शादी के इतने साल हो चुके हैं, फिर भी आपकी एक भी संतान नहीं हुई अब तक। चिराग, तेरी इतनी हिम्मत! हे भगवान, ये पैसों का झगड़ा अब निजी मामलों तक जा रहा है। दोनों भाइयों में बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है और ये देखकर सरोज मन ही मन बेहद खुश होती है। अब सरोज के बिछाए इस जाल में क्या होगा आगे? रिश्ते टूटेंगे या जुड़ेंगे? बहू की माँ के ससुराल में आने से सब ठीक हो जाएगा या बुरी तरह बिखर जाएगा? कैसा मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए देखना मत भूलिए इस कहानी का दूसरा भाग। जब बेटे घर के चिराग होंगे ही ये अब जरूरी नहीं, तो फिर बेटियां घर की लक्ष्मी रानी होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। देख बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है? जितना है उतने में ही हो जाएगी तेरी बहन की शादी। माँ देख, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, समझी? अरे पर बहन, मैं कहां से इतनी किस्त भरूंगा? बहन को भाई पर गुस्सा आ जाता है, वो वहां से चली जाती है
कि पीछे से भाभी आ जाती है। आप डाउन पेमेंट कर दो ना, दीपा और उसका पति मिलकर किस्त भर दिया करेंगे। अरे आने जाने में जो खर्चा होता है वो समझ लेंगे कि ईएमआई जा रही है। क्यों माँ? हाँ बहू, वैसे भी हम लोगों के घर भी कार है, दीपा भी कार में ही आगे घूमे, मैं तो यही चाहूंगी। खैर, दीपा की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद एक दिन दीपा, तेरी शादी का एल्बम आ गया है, आजा एक दिन वक्त निकाल कर देख ले। अच्छा चलो आती हूँ, लेकिन माँ बताना जब भाभी ना हो। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। भाभी ना हो? वो कुछ कहती है क्या तुझे? अरे माँ, खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ, वैसे भी तुझसे ना बात करनी थी। दीपा घर आती है। माँ क्या मज़े हैं भाभी के। मेरे ससुराल में तो सास मेरी इतनी तेज है कि क्या बोलूं। नहीं बेटा, तेरी भाभी भी बहुत मेहनत करती है। राजेश की कमाई तो घर में ही निकल जाती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर तेरी शादी के खर्चे सारे वही तो कर रही है। सारा कर्जा तो उस लड़की के सर पर ही है। बड़ा खर्चा, खुला घूम रही है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और आप बोल रही हो कि बेचारी पर बोझ है। ये देखो फेसबुक में कहाँ कहाँ जाती है तुम्हारी बहू रानी। दरअसल दीपा का ससुराल सख्त मिजाज वाले लोगों का था। दीपा और उसके पति में भी वैसा फ्रेंडली रिश्ता नहीं था जैसा उसके भाई भाभी के बीच में था। बेटी और माँ बात कर ही रहे होते हैं कि दीपा के भाई और भाभी आ जाते हैं। अरे दीपा, तू कब आई? अभी तो रहेगी ना? हाँ हाँ, इतवार को इसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। मेरी किस्मत में इतना रुकना कहाँ लिखा है भाभी। नहीं नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। अच्छा माँ, मैं ये एल्बम लेके जा रही हूँ। क्यों, तेरे ससुराल वालों ने एल्बम नहीं बनवाया क्या? हाँ, और यहाँ भी तो एक एल्बम चाहिए ना, कोई देखने आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना। दीपा माँ की ओर गुस्से से देखती है। देख राजेश, तू 1 लाख रुपए फोटोग्राफर को दे देना और दीपा के ससुराल का पता दे देना, वो वहीं पहुंचा देगा। माँ, मैं कहाँ से दूंगा 1 लाख रुपए? तू भी कुछ भी कहती रहती है। देख, उसके पति की अभी अभी नौकरी लगी है, फिर शादी में भी काफी खर्चा हो गया है। ऊपर से भैया तुमने कार की किस्त का चक्कर लगा दिया। अच्छा माँ, मैं एल्बम लेकर जा रही हूँ। भाई भाभी को दीपा का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर दीपा, शादी के बाद खाली हाथ नहीं जाते, रुको जरा। कोई बात नहीं रश्मि, वो कौन सा पहली बार आई है? दीपा माँ को इशारा करती है जिसे कोई नहीं देख पाता। भाभी अंदर जाती है और एक अच्छी सी साड़ी लेकर बाहर आती है। दीपा, ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अचानक आ गई, वरना मैं नई साड़ी लेकर आती। कोई बात नहीं, रख लेती हूँ मैं ये, बाकी नई भी ले आना। नहीं नहीं बहू, इतना भी क्या देना, अभी तो शादी में भर भर कर लेकर गई है ये। दीपा चली जाती है और भाई भाभी अंदर चले जाते हैं। अब दीपा ससुराल से बार बार अपने मायके आती जाती, और तभी जब भाई भाभी दोनों घर में ना हो। माँ देख, भाभी के कितने मजे हैं, पूरी अलमारी साड़ी से भरी है। मेरा पति तो इतना कमाता भी नहीं, ऊपर से शादी करवानी है ननद की। माँ मेरी भी तो इच्छा होती है ना घूमने फिरने की। हाँ बेटा, अब मैं समझ रही हूँ तू कितनी दुखी होती है, पर बेटा मैं क्या करूँ, तेरी भाभी को देखकर लगता है कि काश ये तू भी कर सकती। तू राजेश से बोलना तुझे भी घुमाया फिराया करे, कभी बाहर खाना खिला दिया करे, अभी उम्र ही क्या है तेरी। बेटी माँ के सामने खुद को बेचारा बना देती। वो घर आती और माँ से पैसे या दूसरा सामान लेकर जाती। धीरे धीरे सास का व्यवहार बहू के लिए बदलने लगता है। देख बहू, ये रोज रोज तू और संदीप साथ आते हो ये ठीक नहीं। तू उसे परेशान क्यों करती है? फिर आते वक्त रोज तुम दोनों देर भी कर देते हो। पर माँ जी, हम तो घर का सामान लेते हुए आते हैं ना, वरना घर की सब्जी राशन कैसे आएगा? वो मैं नहीं जानती, लेकिन वक्त पर घर आया कर बहू,
मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, समझी? बहू को अजीब लगता है कि सास आज ऐसे क्यों बात कर रही है। वो सारी बात पति को बता देती है। तो ये बात है, कोई नहीं, इसका भी इलाज है। कल से घर की सारी जरूरतों की चीजें माँ ही लाया करेगी। अगले दिन माँ, ये ले 5,000 रुपए। घर का सारा सामान ना तू ही ले आया कर, क्योंकि मीरा बोल रही थी कि वो आज से खुद ही आएगी बस में। अब वो कहाँ से ये सारी चीजें मैनेज करेगी। करारे नोटों की गड्डी देखकर सास फिसल जाती है। वो कुछ सोच रही होती है कि अच्छा माँ जी, मैं और ये जा रहे हैं, घर आपके हवाले। देख लीजिए क्या क्या काम पड़ा है और क्या क्या लाना है। ठीक है, बाय। दोनों चले जाते हैं, लेकिन दोनों के जाते ही पीछे से आ जाती है दीपा। दीपा माँ के हाथ में नोट देखकर, कैसी है माँ? कितनी याद आ रही थी तेरी। हाँ, लेकिन कल ही तो मिल कर गई है ना तू। हाँ तो माँ की याद नहीं आ सकती क्या? तुझे पता है मैंने राजेश में क्या देखा? सिर्फ यही कि उसका घर मेरे घर के पास है, जिससे मैं अपनी प्यारी माँ के पास रोज आ सकूं। अच्छा अच्छा, चल बैठ, चाय लाती हूँ। माँ किचन में जाती है। अरे चाय तो बस इसी बार की बनेगी, चाय पत्ती तो खत्म है। कोई ना, चलो अभी तो पीते हैं, फिर देख लेंगे। माँ चाय बनाकर लाती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहीं आ जाऊं। क्यों, क्या हो गया दीपा, सब ठीक है ना? बस माँ क्या बोलूं, घर में रोज कोई ना कोई सामान खत्म रहता है। अब मेरा घर कहाँ तेरे घर की तरह भरा पूरा रहता है। मैं तो गरीब ही हो गई हूँ माँ। अब देखना, कल से वीकेंड शुरू है। सोचा था इनके साथ लॉन्ग ड्राइव में जाऊंगी, लेकिन पेट्रोल तक के पैसे नहीं है। सोचा चलो माँ से कुछ पैसे ले लेती हूँ। बेटा देख, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन वो तेरे भाई ने घर का सामान लाने के लिए दिए हैं। घर में चाय की पत्ती तक नहीं है। माँ, तुझे चाय की पत्ती की पड़ी है और यहाँ मैं चल कोई ना, चलती हूँ मैं, बाय। अब बेटी परेशान हो तो भला किस माँ का दिल लगता है। वो सारे पैसे बेटी को दे देती है। बेटी चली जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों में बेटी का पति आता है। अरे दामाद जी, कैसे हैं आप? आइए आइए। माँ, वो दीपा नहीं आई, कह रही थी कि मायके जा रही हूँ माँ के पास। हाँ, लेकिन वो तो कब की चली गई। वैसे कैसे हो बेटा? और देखो, कोई जरूरत हो ना तो बता दिया करो, संकोच ना रखो। तभी भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अरे कैसी बात कर रही है माँ, आपने तो हमेशा किया है, अब तो बारी है हम लोगों की आपके लिए कुछ करने की। कुछ जरूरत हो तो बता दिया करिए। लेकिन दीपा कहाँ गई होगी? वो परेशान थी बेटा, शायद तुम्हारी नौकरी और कम सैलरी के कारण वो घर नहीं चला पा रही है। बेटा, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कार के सारे पैसे उतार दें, और घर का राशन भी बेटा तू अपनी बहन के घर पर भर दिया कर। बेचारी का भंडार खाली रहता है, इतनी कमियां कभी देखी नहीं ना उसने। सास की बात सुनकर दामाद तो हैरान रह जाता है। माँ जी, आपको कैसे पता कि घर में भंडार खाली है और मेरी सैलरी कितनी है? वो दीपा ही आकर रोज माँ जी को बता जाती है कि वो परेशान है। एल्बम के भी 1 लाख का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। देखिए ना, दोनों ही लगे हैं नौकरी करने में। किसी तरह हमारा भी घर चल रहा है, तो कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए प्लीज। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा घर तो अच्छे से चल रहा है, और एल्बम वाले को देने के लिए तो मैंने कब के दीपा को लाख रुपए दे दिए हैं। माँ जी, कार की तो मैंने सारी ईएमआई खत्म कर दी है। हैं? लेकिन दीपा तो आज ही मुझसे फिर से 5,000 लेकर गई है। तभी दीपा भी आ जाती है। वो माँ बता रही थी कि आप मेरे मायके गए हैं। मैं घर आ ही रही थी ना, तो आप यहाँ क्यों? नहीं आता तो तुम्हारी हरकतों का पता कहाँ से चलता? बेटियां ससुराल की कमियों को छुपाती है कि माँ दुखी ना हो,
और एक तुम हो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, हमेशा लेना ही जानती हो। कभी अपने भाई भाभी को कुछ ला कर दिया? दीपा, तुमने ससुराल से एल्बम के नाम पर 1 लाख रुपए लिए थे, कहाँ है वो पैसे? और आज भी मुझसे 5,000 लेकर गई हो, कहाँ जाते हैं सारे पैसे? दीपा सबको देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो क्या है ना, भाभी को ऐसे घूमते फिरते देखकर, मॉडर्न कपड़े पहनते देखकर मुझे जलन होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इनके पास पैसे रहे और ये अच्छे से रहे। मुझे माफ कर दो।